या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी मातृ शक्तियों को मेरा नमन। और निश्चित रूप से आज मैं बहुत डिप्रेस महसूस कर रहा हूँ, और सीरियसली मैं बताऊँ तो ये एरा भी ऐसा ही है कि हम लोगों को डिप्रेस महसूस करना चाहिए, और ये वाला माहौल हो तो निश्चित रूप से वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रितु मैम आपका स्वागत है, रीनू मैम सॉरी, मनीषा मैम आपका भी बहुत स्वागत है, अंशु मैम और श्रुति जी। शुरुआत मैं आपसे ही करता हूँ, क्योंकि कहीं भी पहुँचना है तो गुजरना रास्ते से ही पड़ता है, और आपने तो अपने संस्थान का नाम ही नेशनल हाईवे के नाम से रखा हुआ है। कितना, सबसे पहले ये बताइए, आजकल कैसी फीलिंग आती है जब आप देखते हैं लड़कियों को बाइक चलाते हुए सड़कों पर, और जितना हिम्मत से आज की दुनिया में हम नारी शक्ति को देख रहे हैं, तो स्ट्रीट से ही शुरू करते हैं। कितना बदलाव आपने महसूस किया? अगर 2024 की बात करें तो कितना बदलाव है जब आपने शुरुआत की थी और आज तक? सबसे पहले तो धन्यवाद। हरिभूमि NH मीन्स NH12 रहता है तो वो स्वाभाविक है कि और मुंह आपके से लिए बड़ा निकलता है। कंफर्टेबल होगा INH। है ना, जी। तो और 24 मीन्स उसका 12 का डबल। तो सभी को यहाँ अभिनंदन। एंड मैं, आपने जैसे पूछा कि किस तरह का आप परिवर्तन महसूस करती हैं या किस तरह की ऐसी फीलिंग आती है कि महिलाओं के लिए हम अच्छा सोचते हैं, तो देखिए आदिकाल से जब से भी ये पृथ्वी पर स्त्री की जो भी उपस्थिति रही, तब से हम शक्ति के रूप में ही विद्यमान हैं। पर ये है कि हाँ, क्योंकि जो एक एरा हमारा गया, वहाँ कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग चीज़ें रही, हम महिलाओं को एक्सपोजर नहीं मिलते थे, हमें चांसेस नहीं मिलते थे, वो सारी सुविधाओं के साथ हम कहीं ना कहीं वंचित थे। अब जो मैं देखती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि महिलाओं के रूप में और उनके प्रतिरूप में भी हम समाज में बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं। और आज देश की जब आधी आबादी की बात होती है तो डेफिनेटली महिलाओं के लिए अब सरकार भी बहुत अच्छी योजनाएं बनाती है। उनके लाइफ स्टाइल को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों को इस तरह इम्प्लीमेंट किया है कि अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए घरों से निकल रही हैं, तो उनके कंफर्टेबल एनवायरनमेंट कैसे होंगे, उनके लिए ऐसी कैसी सुविधाएं होंगी, और सबसे मजबूती के साथ, मतलब आर्थिक मजबूती ही उनके सशक्तिकरण का एक पर्याय है। तो जो सरकार भी जिस तरह सोच रही है, तो अब हम संपूर्णता के साथ पूरे समाज में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। तो ये हम सभी महिलाओं के लिए बहुत बहुत विशेष बात है कि हम देखो, पुरुष और स्त्री में कोई बराबरी या हम उनसे आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि समाज के हम दोनों ही एक अहम हिस्सा हैं। और हम कभी भी अगर देखें कि गाड़ी के जो दोनों पहिए वो बैलेंस गति में चलेंगे, तभी ये सोसाइटी भी बहुत अच्छे रूप में आगे संचालित होगी। तो हमको किसी दौड़ का हिस्सा नहीं बनना, या हम किसी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन के मोहताज नहीं है। बस हमें मौके मिलने चाहिए। क्षमताएं हम में अपार हैं, उन क्षमताओं के वर्चस्व से हम अपने पूरे आसमान की उड़ान भरेंगे। तो ये सारी चीज़ अब आने वाले सालों में भी मतलब ये तो 24 की बात रही कि आज महिलाओं के लिए बहुत सारे अवसर है, और उन पे वो खरी भी उतर रही हैं। किसी भी फील्ड में देखिए, किसी भी महिला को देखिए, वो अगर उसको चुनौती मिलती है और अवसर प्राप्त होते हैं तो वो उस पर बिल्कुल खरी उतरती है। तो डेफिनेटली आने वाला समाज जो होगा वो महिलाओं के हितों से और महिलाओं के जो क्रिएटिविटी से, उससे बहुत आगे, बहुत सुंदर बनेगा। मेरा सवाल रीनू मैम से है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु मैम, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है। रीनू मैम से मेरा ये सवाल है कि आप किस तरह से अपने घर बाहर और अपनी जो सोशल गैदरिंग है उसको मैनेज करती हैं? एज ए वुमन आपको घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज हो पाती हैं? Thank you so much for such a lovely question and good afternoon everyone. एंड आज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं कि यू आर सो एक्टिव, आप एक फुल टाइम जॉब भी करते हैं एंड घर भी संभालते हैं, बच्ची भी संभालते हैं, एंड इसके बाद इतनी सोशल गैदरिंग्स में भी आप दिखाई देते रहते हैं, तो यू आर सो एक्टिव। बट और कहीं ना कहीं ये क्रिटिक भी होता है, बिकॉज अगर आप सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, हर प्लेटफॉर्म पे दिखाई देते हो, तो एक दूसरा जो निगेटिविटी निकल कर आती है वो आती है, मैडम को कोई काम नहीं है। एंड जो मेरा प्रोफेशन है, आई एम एन एजुकेशनिस्ट एंड रिसर्चर, फुल टाइम जॉब है, प्रेस्टीज ग्रुप के साथ मैं काम कर रही हूँ एंड वहाँ पर डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड कर रही हूँ, तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कभी कभी मुझे सुनने को भी मिल जाता है कि पक्का जॉब में 100% डेडिकेशन नहीं होगा।
ये जो क्वेश्चन आता है ये महिलाओं की तरफ से ज़्यादा आता है या पुरुषों की तरफ से? नहीं, फ्रॉम द बोथ, इसमें महिला पुरुष नहीं करूँगी, दोनों की तरफ से इक्वली ही आता है। और लगभग उसमें 5 कॉन्टिनेंट्स ट्रेवल कर चुकी हूँ, साउथ अफ्रीका एंड अंटार्कटिका भी बचा हुआ है। तो अभी आज ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, साउथ अफ्रीका में कॉन्फ्रेंस है और उसके लिए ग्रांट की बात, ये सारे ट्रेवल्स मेरे ग्रांटेड होते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री से या एजुकेशन मिनिस्ट्री से। सो आज ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि साउथ अफ्रीका का ट्रेवल भी मैं अपना स्पॉन्सर करवा सकती हूँ। उसके लिए अप्लाई करना है मुझे अभी, तो मे बी वो भी स्पॉन्सर हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा वाली मेरी सोच है, हमेशा हर चीज़ को लेकर पॉजिटिव जो सोच है वही मुझे मोटिवेशन देती है आगे के कामों को करने के लिए और अपनी कैपेसिटी को पुश करने के लिए। तो मुझे लगता है क्षमताएं हम सभी के अंदर हैं, बट ज़रूरत है तो सिर्फ पुश करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को 100% की जगह 200% पुश करेंगे तो आप 200% रिजल्ट देंगे। उससे भी ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो मे बी उससे भी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये विद इन मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डाउट की कंडीशन में ना रहना, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करती हैं इसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरा नेक्स्ट सवाल है मिसेस सेंट्रल इंडिया 2023 मनीषा आनंद जी से, और उनसे मेरा यही सवाल है कि वो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और घर बाहर काफ़ी अच्छे से मैनेज करती हैं। आफ्टर 40 उन्होंने ये क्राउन अपने नाम किया है, तो क्या चीज़ें आपने फेस की हैं, क्या चैलेंजेस आपने देखे और अपने अंदर किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट लेकर आई? थैंक यू सो मच द प्लेटफॉर्म ऑफ हरिभूमि एंड INH24। तो जैसा आपने कहा कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हाउ इजी इट वाज फॉर मी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दिस, फेसिंग दिस ब्यूटी पेजेंट। जब बात आती है कि आपको एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें सबसे पहले एक धारणा होती है, एक मिथ होती है कि इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी। इट इज़ अबाउट ब्यूटी ऑल्सो, प्रेजेंटेशन कि आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट योर ब्यूटी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप लोगों से बात कैसे कर रहे हैं, जब आपसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा इम्प्रॉम्प्टू, जो आपको पहले से नहीं पता है, जैसे कि आपने अभी पूछा। तो अब अगर इतने सालों से मैं क्लासेस ले रही हूँ और इस तरीके के टॉक शोज़ जो पहले भी बहुत मीडिया हाउसेस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और हम सब पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो उससे आपके अंदर एक सहजता आ जाती है। तो ये एक जो सहजता थी ये मेरे अंदर थी इन टर्म्स ऑफ फेसिंग पब्लिक। कोई स्टेज फियर नहीं था, कम्युनिकेशन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कॉन्फिडेंस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जहाँ तक क्वेश्चन का आंसर देने की बात है, तो मैं स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराती हूँ कि आपको इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस देना है। तो इट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। प्रॉब्लम मुझे कहाँ हुई, जब बात मुझे पता चली कि आपको 4 इंचेस की हील पहनना कंपलसरी है, राइट, पेजेंट हील्स। तो हम अब बहुत, अब 40 के प्लस, जैसे आपने कहा, एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो फ्लैट्स, ब्लॉक हील्स, अपने कंफर्ट को अपन चूज करते हैं वर्क के हिसाब से। तो दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी, मैंने उसकी प्रैक्टिस की। एंड सेकेंड थिंग, रैम्प वॉक। रैम्प वॉक बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो खैर उसकी ट्रेनिंग हमें दी गई थी। बहुत अच्छे कोचेस आए थे, पुणे से कोचेस थे, नेशनल लेवल ग्रूमर्स वर देयर टू गाइड अस, टू ट्रेन अस। तो वो भी मैनेज हो गया। और एक जो जिसे चैलेंज अब कहते हैं, बहुत और ज़्यादा अच्छे से तैयार होना है, मेकअप करना है, वो मैं पहले बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो वो एक थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगता है, बट येस, आई एम कमिंग इन टू दैट रूटीन ऑल्सो, कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना और नए नए चैलेंजेस को लेकर के उत्साहित रहना, ये मेरे हैबिट में है। तो इट पेज ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। मेरा लास्ट सवाल श्रुति जी से है। श्रुति, जैसा कि कहती हैं कि उनकी प्रेरणा स्रोत उनकी माँ रही हैं, उनकी माँ की वजह से ही उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा सम्मान हासिल किया है, तो थोड़ा सा अपनी माँ के बारे में हमें बताइए। सभी को नमस्ते मेरा, और हरिभूमि और INH24/7 और मधुरिमा दीदी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, उनको मैं सबसे पहले तो नमस्ते करना चाहती हूँ। मेरी मदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी को उनकी मदर सबसे बेस्ट लगती हैं। वैसे ही मुझे भी मेरी मदर सबसे बेस्ट लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो जब वो अपने स्कूल टाइमिंग पे स्कूल में थी, तब वो स्पोर्ट्स में भी थी, वो सिंगिंग में भी थी, वो डांसिंग में भी थी। और वो स्पोर्ट्स वगैरह बाकी जितने भी कंपटीशन होते थे उसमें ऐसा होता था कि उनको बोलते थे कि अरे अगर सरोज को रखोगे तो फिर हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि इसको जीतना ही है। तो इनको हमेशा से एक स्पेशल अवार्ड दिया जाता था। पहले की चीज़ें उस हिसाब की नहीं थी कि वो एक फ्रंट फुट पर आ पाती। ग्रेजुअली जब मैं हुई, उन्होंने देखा कि इसमें
हर तरीके की कला, हर तरीके की स्पोर्ट्स, जो उनके सपने थे वो ग्रेजुअली मेरे अंदर इनबिल्ट है। तो वो जैसे जैसे पूरे अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में देश में अपनी पहचान बनाए रखा हुआ, उन दोनों इतने बड़े संस्थान को, इस पूरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को जो संचालित कर रहे हैं, वो दोनों चेहरे जो है यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है, श्वेता चौकसे मैम और पूनम चौकसे मैम। आप दोनों का बहुत सारा स्वागत है मैम, और हम शुरू करते हैं। तो मैं जो सुन रहा था श्रुति मैम आपको, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था जी। ये हमने देखा है कि ऑलमोस्ट मैंने सुना भी है कि ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है जो सिर्फ उसके अंदर है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो सबसे पहली पहचान जो है, इसको आइडेंटिफाई शायद माँ ही कर पाती हैं? डेफिनेटली, क्योंकि वो ही इतनी इंटरेस्टेड रहती है कि बच्चों के हर एक एक्शन, कब उसने पलटना सीखा, कब उसके दांत आना शुरू हुए, तो वो उस जर्नी से लेकर एंड तक, आज तक भी वो ही सबसे ज़्यादा हमें नोटिस करती हैं, वही हमारी हर एक अच्छी बुरी कमियां। रीनू मैम, आपने कहा कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में गई हैं आप, कई सारी दुनिया के अलग अलग देशों में गई हैं। हमारे यहाँ हमने देखा कि अगर हम कल्चर की बात करें या सिंपली हम सप्तशती से लेके अभी तक के देखें, माइथ्स में देखें, महिलाओं को बड़ा सशक्त दिखाया गया है, देवी रूप में दिखाया गया है। लेकिन अगर हम बड़ी ईमानदारी से देखने की कोशिश करें तो दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं, जब हम अरुंधति को पढ़ते हैं या गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स या बाकी जगह हम जब जाते हैं, तो ये जो टेक्सचर है थोड़ा बदल जाता है। ऐसा बोला जाता है कि हिंदुस्तानी महिलाएं बड़ी कमज़ोर हैं, बाकी के प्लेटफॉर्म से उतना स्ट्रांग नहीं है। तस्वीर बदली ज़रूर है। कितना अंतर है बाकी के कल्चर्स में और हमारे कल्चर्स में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरा ये मानना है कि महिला कल भी सशक्त थी और महिला आज भी सशक्त है। हमारे बीच में पूनम मैम और श्वेता मैम भी बैठी हुई हैं, जो कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को रन कर रही हैं, जहाँ पर हम लोग आज प्रोग्राम कर रहे हैं। महिलाएं कल भी सशक्त थी, आज भी सशक्त हैं, बट कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विमेन एम्पावरमेंट है उसको देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए। बिकॉज हम लोग विमेन एम्पावरमेंट को 2-3 क्राइटेरिया से जज कर लेते हैं कि विमेन कितनी एजुकेटेड है, वो कितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो कितनी सेल्फ सफिशिएंट है, उसके डिसीजंस मेकिंग कैपेबिलिटी क्या है, और जो वो डिसीजंस लेती है उसको कितना मान दिया जाता है कि वेदर हर डिसीजंस आर फॉलोड और नॉट। अगर मैं ग्लोबल सिनेरियो में बात करूं तो मुझे लगता है कि इंडिया की फीमेल पहुंचा रही हैं, साथ में वो अपनी आर्थिक मजबूती को सुदृढ़ कर रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और जो नेटवर्किंग अभी बढ़ी है, तो ना ही यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस नेटवर्किंग के कारण ही एक बड़ा फेस बनी है समाज का। जैसे मैं अपने आप को ही बोलती हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं एक आम साधारण घरेलू महिला थी, और फिर परिवार के लिए, उसके बाद मैंने सर्विस भी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की छोड़ी। बट उसके साथ जब मैं अपने आप को डिजिटली स्ट्रॉन्ग कर पाई, तब आज मध्य प्रदेश में ही नहीं, हम अब अपने चैप्टर्स दूसरे देशों और प्रदेशों में भी खोलने वाले। तो ये हमारे लिए तो बहुत सशक्त प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। हाँ, हमेशा मैं महिलाओं को कहती हूँ, क्योंकि इसका एक दूसरा भी पहलू है जो हमारे सामने आता भी है, कि बहुत सारी महिलाएं जिनके दिमाग भ्रमित होते हैं, जिनके अंदर निर्णय लेने की क्षमताएं नहीं होती हैं, वो भ्रमित भी होती हैं, प्रलोभनों में भी आती हैं, तो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे, गलत लोगों के साथ भी कंसर्न हो जाती हैं। तो उस ट्रैक को अगर देखें तो उस ट्रैक से बचना चाहिए, बट जो सही ट्रैक है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रैक है। और आप खूब फेसबुक चलाइए, खूब इंस्टा चलाइए, और रियल सशक्तिकरण जो है वो आपको डिजिटली मिलेगा। और डेफिनेटली मैं उसकी पुरजोर सिफारिश भी करती हूँ कि आप हमेशा अपने हाथ में जो गैजेट है उसके साथ खेलो, उसके साथ नए नए प्रयोग करो और शोध करो, क्योंकि क्या ट्रेंडिंग है, किस तरह से आने वाले हमारे जो सिनेरियो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, व्यापार उद्योग जगत केंद्र में कितने नए इनोवेशंस हो रहे हैं। पुराना व्यापार जो है वो पूरी तरह बदल गया, अब वो चीज़ें नहीं रही हैं, पारंपरिक उद्योग धंधों में कहीं ना कहीं विराम आया है। तो आप डिजिटली जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगी और आपके गैजेट के साथ खेलना पसंद करोगी, उसके साथ नए नए प्रयोग करोगी और अपने आप को एक्सपोजर दोगी, तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बदलते हुए वक्त के साथ जीने का अंदाज भी बदलना होगा, और यही कोशिश है, और यही चेहरे कहीं ना कहीं एक संदेश भी ये दे रहे हैं। हम अपने पहले सेशन को यहीं विराम देने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक हमारी परंपरा है INH हरिभूमि परिवार की, एक छोटा सा कहीं ना कहीं स्मृति चिन्ह हम प्रदान करते हैं। हमारे साथ पूजा मैम है, श्वेता मैम है। मैम, आप दोनों को आमंत्रित करूंगा मंच पे आने के लिए। साथ में नीरज जी हैं और प्रमोद जी, आप सभी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ।
सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मैं रश्मि गोलिया जी से ही करूंगी कि क्या कभी उन्होंने सोचा था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में वो इतना नाम कमाएंगी कि आज एक थिएटर आर्टिस्ट नहीं, एक एजुकेशनल नहीं, सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में वो जानी पहचानी जाती हैं। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। इसमें मैं एक एड ऑन करना चाहूँगी, ये 5 साल बाद आए। करती अभी आपने सुना होगा हरदा वाला कांड हुआ था, उसमें हमारे सभी सैनिक दिन रात लगे रहे और एक जो वर्दी पहनने का एक अलग ही जुनून रहता है। तो वाकई में मैं ये वर्दी पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, देशभक्ति, देश सेवा करती हूँ। तो ये चीज़ें महिलाएं आजकल क्या नहीं कर रही, हर एक चीज़ कर रही है। धरती से लेके गगन तक हर महिला एक परचम लहरा रही है। मेरे हिसाब से तो एक दिन नहीं, हर दिन महिलाओं का होना चाहिए, हर दिन महिलाओं का होना चाहिए। ये जो आपने बताया, चूंकि आपका रोल जो है बड़ा अलग है, हमने देखा है हमेशा महिलाएं बड़ी इमोशनल हो जाती हैं। हरदा वाला जो एक्सीडेंट था वो जिस तरह का था, तो कितना आपने अपने आप को उस समय पे स्ट्रॉन्ग किया होगा, क्योंकि जो तस्वीरें थी वो ऐसी थी कि हम टीवी पर भी नहीं देख पा रहे थे। तो किस तरह की तस्वीर थी, कैसे फेस किया, और उस समय पे लोगों को बचाना और भी मुश्किल हो जाता है। थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए आप। वह अति दर्दनाक घटना थी। हमें उस समय ऐसा लग रहा था कि हम व्यक्तियों को कैसे ना कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। हम लोगों का सिर्फ एक ही काम था कि व्यक्ति को जीवित रखना। किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, ऐसी कंडीशन थी कि मतलब शब्दों में तो बयां कर नहीं सकते। अति दयनीय थी, बहुत दर्दनाक थी। तो बस हिम्मत आ जाती है अंदर से, ऐसा नहीं है महिलाएं कमजोर नहीं है। महिलाएं कमजोर नहीं है, महिलाएं भावनात्मक रूप से ऐसा लगता है कि कमजोर है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो शायद यही बात कॉन्ट्राडिक्ट भी करती है कि महिलाएं इतनी स्ट्रांग होती है कि हर बच्चे में, हर जान में उन्हें अपना बच्चा दिखता है, और जब माँ होती है तो माँ से ज्यादा शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है मेरा मीता वाधवादी से। अभी मुझे पता चला कि रक्त शक्ति जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए दी काम करती हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण हो या भोपाल को बेस्ट बनाने की मुहिम हो, उनके लिए मैंने इन्हें काफ़ी देखा सुना है। रक्त शक्ति का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे आप इससे जुड़ी? सभी को थैंक यू दीदी, आपको भी, कि हमेशा याद रखा अपने मीडिया में। बिकॉज हम लोग कितना भी कोई काम कर ले, लेकिन हम अगर जाइलो में काम करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है। तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और आज रक्त शक्ति में भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इंसिडेंटली आज उसका लॉन्च भी हुआ है सुबह, ऑफिशियल लॉन्च हम लोगों ने आंगनवाड़ी में किया है। सो बेसिकली जब मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक छोटा सा बस एक स्टेटमेंट, मतलब वर्ड है, बट एक्चुअली उसको जब तक हम एंड टू एंड कनेक्ट नहीं करेंगे, मतलब एक कुपोषित बच्चा होता है, फिर उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है, मतलब लड़की को अगर हम लेते हैं तो वो बड़ी होती है, फिर उसको हीमोग्लोबिन के इश्यूज होते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 8 रहता है हर उस लेवल की हर लड़कियों का, जिसमें से 10 में से 8 लोगों का 8 ही रहता है, 8-9। तो हमें धीरे धीरे सॉल्यूशन मिला, एंड टू एंड हमने उसको रक्त शक्ति का एक नाम दिया कि स्टार्टिंग टू एंड एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट मेरा सवाल है मिस नूतन 2023 रक्षांश खान जी से, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद थी जब ये कंटेस्ट चल रहा था, और रक्षांश के सबसे हाईएस्ट परसेंटेज थे, क्योंकि इसमें फिजिकल एक्टिविटी है, ब्रेन है, एंड एकेडमिक्स में भी रक्षांश का जवाब नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रक्षांश ने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। रक्षांश, मेरा यही सवाल है आपसे कि ब्यूटी के साथ आपने ये जो आपके एकेडमिक्स हैं, इनको किस तरह से मैनेज किया और किस तरह से ये क्राउन हासिल किया? फर्स्टली थैंक यू सो मच मधुरिमा मैम फॉर इनवाइटिंग मी, एंड मेरा नाम रक्षंदा खान है। तो थैंक यू सो मच। मैं शायद यहाँ बहुत सबसे छोटी अपने आप को फील कर रही हूँ आप सबके सामने, तो आई फील ट्रूली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। एंड मैम, बीइंग अ स्टूडेंट बहुत ही चीज़ें ऐसी होती हैं कि कॉम्प्लिकेशंस आती हैं लाइफ में, एंड 6 years मैंने ऑलमोस्ट नूतन कॉलेज में निकाल दिए हैं अपने, एंड इट वॉज़ नॉट एन ईजी जर्नी। अगर मैं 40% अपना सक्सेस बता रही हूँ तो इट वॉज 60% फेलियर ऑल्सो बदे। तो मैं अगर अपनी पूरी जर्नी का क्रेडिट किसी को देना चाहूँगी कि चाहे पढ़ाई हो या एजुकेशन से लेके मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो मैं अपनी मदर को डेडिकेट करनी चाहती हूँ पूरी अपनी जर्नी को। क्राउन जीतने की एक जर्नी जो रही है, मैं कॉन्फिडेंस और एक करेज है, जो 2 एलिमेंट्स हैं, बहुत मैं अपने अंदर लेकर चली हूँ हमेशा। तो ये जर्नी रही है मेरी अब तक की।
रक्षांदा, आप बता रही हैं कि वो इतनी सारी आपकी जर्नी रही है, फिर आपने कहीं ना कहीं ये भी संज्ञा दे दी ब्यूटी विद ब्रेन, लेकिन ब्यूटी विद ब्रेन के साथ एक और BNB होता है, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। इसके आगे जाना कितना टफ होता है? मतलब ब्रेन चलाना पड़ता है अपने ब्यूटी को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब बोल्ड होना रहता है तो इज इट टफ फॉर अस, मतलब इस कल्चर में? सर इस कल्चर में आई डोंट थिंक मतलब ये एक टर्म देना चाहिए इसको, क्योंकि एक टर्म है जो मैंने अपने शायद इस इंट्रोडक्शन में भी दिया था मिस नूतन के, कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो सर बोल्ड होना एक, मैं ऐसा फील करती हूँ कि हर औरत के अंदर एक पावर होती है, बोल्डनेस होती है, बस उसको बाहर निकालने का हमें एक मौका मिलना चाहिए। तो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आपके अंदर वो एलिमेंट है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। थैंक्स मैम। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस संदर्भ में ज़रूर काम होगा, और हमारी कोशिश भी यही है। हमारी कोशिश थोड़ी सी है, बहुत छोटी सी है, इस तरह के बदलाव को लाने की, और इस तरह के सब्जेक्ट्स पे डिस्कस ज़रूर होना चाहिए। मैम मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, चूँकि थिएटर के 2 लोग हैं अभी हमारे साथ में थे, आप भी हैं। बहुत सारी चीज़ें देखिए थिएटर को लेके, बाकी की हम स्मॉल स्क्रीन है, इसके बाद में अगर हम देखें OTTs हैं और बड़ी स्क्रीन है, इस बीच में थिएटर कितना सरवाइव कर पा रहा है, खास तौर पे अगर हम देखें फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से? एक बार बड़ा अच्छा इंटरव्यू लिया गया था मेरा इसमें हरिभूमि में, और हेडलाइन डाल दी गई थी रश्मि कोलिया का कहना है कि थिएटर गरीब है जी। तो मुझे काफ़ी कुछ मेरे डायरेक्टर से सुनने को मिला, बट दे ऑल्सो एक्सेप्ट दिस इज़ फैक्ट। सर्वाइवल थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा हब है, मैं ये कहूँगी दिल्ली के बाद आई वुड से कि सेकंड हब है। मेरे साथ के कुछ मॉडल्स या लड़के हैं जो काम करते हैं, पहले भी जिन्होंने काम किया है, वो बोलते हैं कि मैम हम मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन 2-3 बड़े स्कूल्स जो मुंबई में चल रहे हैं, एक्टिंग स्कूल्स, जिनकी फ़ीस 6 लाख से अबव है, वो वहाँ पर भी वो चीज़ नहीं सीखे जो यहाँ पर थिएटर्स में सीखते हैं 1-1.5 महीना जो काम करते हैं। तो तमाम चीज़ें हमारे साथ में है, लेकिन फिर एक बार चूंकि वक्त है बदलाव का, यानी कि महिलाएं आगे आ रही हैं, पुरुष जो हैं कोशिश कर रहे हैं उनकी बराबरी करने की, और एक वक्त बदलाव का इसलिए भी कि हम अगले सेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं मधुरिमा जी। तो इस सेशन की जो परंपरा है उसको हम निभाते हैं यहाँ पर। मधुरिमा जी आपको फिर आमंत्रित करता हूँ, और चूंकि जिस तरह से आपका इंट्रोडक्शन हुआ वो थोड़ा सा अलग था, और मैं निश्चित रूप से, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रश्न किया जाना चाहिए, नहीं जरूर किया जाना चाहिए। आपने आखिर क्यों ऐसे अटेम्प्ट्स किए? और ये आपको जानकर हैरत होगी, मैं मैम को 5 से 6 साल से जान रही हूँ, उनका कई बार इंटरव्यू लिया, लेकिन आज ये पहली बार इन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, तो इससे मैं भी काफ़ी शॉक थी और काफ़ी इम्प्रेस भी थी। जानना, और क्योंकि इसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद में जो आपने अपने आप को मेकअप किया है, ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानने के लिए, वो चाहे 8वीं का बच्चा हो, चाहे फिर 50 से 60 साल की महिला या पुरुष, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम क्यों आपने ऐसा सोचा और फिर कैसे ये बदलाव आया? मैं स्पोर्ट्स गर्ल थी, आई वॉज नेशनल हॉकी प्लेयर, आई डिड जिमनास्टिक, मलखम अपने स्कूल में, और 1981 में मेरी शादी हो गई, बहुत जल्दी शादी हुई मेरी, और मेरे जो परिवार था वो बिल्कुल बहुएं जैसे सिर पे पल्ला लेती हैं, घर से बाहर नहीं जाएंगी, आप कुछ नहीं कर सकती, मैं उसी में बंद के रह गई। और धीरे धीरे मैं अंदर सोचती थी कि सब लोग बाहर खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, सब कह रहे, मुझे कोई नहीं जाने देता था। तो धीरे धीरे एक डिप्रेशन मेरे अंदर आने लगा, और मेरे को सर्वाइकल हो गया, शियाटिका हो गया, मैं बहुत सोचती थी। एक दिन मैं ऐसी फ़ोन पे बात कर रही थी और गिर गई। जैसे ही मैं गिरी, डॉक्टर जखारिया घर आए देखने के लिए, उन्होंने कहा ये अब बिस्तर से नहीं उठ सकती, और मैं 2 महीने बिस्तर में रेस करती थी नादिरा ज़हीर बब्बर के अंडर में, मैम के अंडर में, पर वो प्रैक्टिस सारी करवा देते थे, पर मुझे जब कुछ करने का मौका मिलता था, लड़की है बाहर कैसे भेजें इसको। मैं उनसे बोलती थी आप मेरी प्रैक्टिस कराते हो, मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने नहीं दिया, मेरी मदर की जल्दी डेथ हो गई, आपने मेरी शादी कर दी, वहाँ मैं बिल्कुल बंद गई। पर मेरा एक नेचर है, आपने अगर मुझे जो काम दिया है मैं उस काम को बहुत परफेक्टली करती हूँ। मैंने घर के काम करने सीखे, घर में समय देना शुरू किया। मेरी जब फ्रेंड ने मुझसे बोला ना कि तू बहुत स्ट्रांग है,
मैंने कोरोना में अपनी ग्रैंड डॉटर्स को सबको योग सिखाया कि आप घर में योग करो, फालतू इधर उधर मत बैठो। मैं निटिंग करती थी, मेरी ग्रैंड डॉटर बोलती थी अम्मा मुझे ये सिखा दो। हाँ बेटा सीख। अब भी उसने सर्दियों में मेरे लिए हेयर बैंड बना के दिया मुझे कि अम्मा आप रनिंग करने जा रहे हो ना, ये लक्की बैंड है, इसको पहन के जाओ। जब आप हर चीज़ आपको आएगी ना, कभी भी आप हारोगे नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक पेजेंट में पार्टिसिपेट कर लिया या आप किसी और में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप खाली नहीं बैठो बस। मैं क्राफ्टिंग करती हूँ, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती हूँ, एनवलप्स बनाती हूँ। मैं दिन में नहीं सोती। बस मैं क्या बोलूँ, मैंने गलत काम किया था। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किए 2 बार, जो नहीं करने चाहिए थे। उसका मुझे दुख है, पर मैं सोचती हूँ मैंने वो किया तो शायद आज मैं यहाँ तक पहुँची। भगवान ने तब नहीं उठाना था मुझे। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम भगवान मौका भी उन्हीं को देता है जो बहादुर होते हैं। जी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका जीता जागता उदाहरण मालती जी हमारे सामने मौजूद हैं। एक बार फिर से उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब नेक्स्ट मैं लता मैम से पूछना चाहूँगी कि आपने भरतनाट्यम ही क्यों चुना और शुरू में क्या आपने चैलेंजेस फेस किए हैं? वैसे तो मैं मालती की बात सुन के इतनी अभिभूत बोलूं या क्या बोलूं, इतनी मतलब शॉक में हूँ कि मुझे लग रहा था कि मतलब मेरी अपनी जो संघर्ष यात्रा है मुझे बहुत छोटी सी लगी और लगा कि मुझे तो बहुत कम कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, क्योंकि लोग कितना कुछ करके यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन ये सच है, जैसा भी है जो भी है, हम सबकी एक एक यात्राएं हैं, सबकी छोटी छोटी यात्राएं हैं। जिसकी किसी के पास हूँ कि उनकी वजह से मेरे ससुराल में, मतलब उन्होंने पहले दिन ही मुझे कह दिया, सबको बैठाल के, हमारी जॉइंट फैमिली थी, बहुत सारे लोग दिख रहे थे मुझे, तो 10-15 थे शायद, सबको बैठाल के बोला कि लता जी आर्टिस्ट थी, उनको उनके आर्ट की वजह से ही मैंने उनको पसंद किया और ये अपना आर्ट का काम बंद नहीं करेंगी, करती रहेंगी। तो आप लोगों को किसी को कुछ कहना हो तो बताओ। तो वो सबसे बड़े थे, इसलिए किसी की कोई हिम्मत नहीं हुई और मैं बच गई। लेकिन एक बात मैं आज ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये महिलाओं की आज बड़ा विशेष दिन है। एक बात जो मालती ने कहा कि पता नहीं क्यों ये है, लेकिन है, शायद हम सबको अपनी स्वयं की विवेचना करना होगा कि महिला की सबसे बड़ी दुश्मन सिर्फ कोई अगर है तो वो है महिला। ऐसा क्यों है? हर महिला उस दुख, उस दर्द, उस तकलीफ को जानती है, लेकिन पता नहीं क्यों वक्त पर वही उस दुश्मन भी हो जाती है। क्या कमी है, क्या वजह है, मैं आज तक नहीं समझ पाई। तो मेरी सारी महिलाओं से अपील है कि हम सब शक्तिशाली महिलाएं एक दूसरे के साथ अगर खड़ी हो जाती हैं तो सोचो सब शक्तियां मिलके तो महाशक्ति हो जाएगी। बस हमें सबको साथ लेकर और साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा संदेश दिया है लता मैम ने। इसके बाद मैं साधना बलवटे मैम से जानना चाहूँगी, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें हम पुरुष प्रधान कहें तो मतलब उसमें कोई डाउट नहीं होगा, साहित्य भी उसी से जुड़ा हुआ है। साहित्य में भी बहुत सारे पुरुषों का नाम लिया जाता है, अवार्ड भी ज़्यादातर उन्हीं को मिलता है। लेकिन अखिल भारतीय साहित्य परिषद की मंत्री बनना एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है। इसके बाद अलावा 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भी आपने रिप्रेजेंट किया है। तो मैम कैसे ये साहित्य की दिशा आपको मिली? बहुत धन्यवाद मधुरिमा जी और हरिभूमि का बहुत धन्यवाद। मुझे शुरू से लीक से हटकर काम करने की आदत है। मतलब लेखन बहुत सारे लोग करते हैं। आपने कहा अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय, अखिल भारतीय साहित्य परिषद यानी पूरे देश में जितने प्रदेश हैं उनके पूरे प्रदेशों के जितने छोटे छोटे प्रांत और छोटे छोटे जिले हैं, ब्लॉक प्लेस, वहाँ तक काम होता है और हम उनके केंद्र के ये होते हैं। वो एक बड़ी बात है। उसके साथ मैं छोटे छोटे बहुत संक्षिप्त में बात बताती हूँ आपको कि लेखन जब शुरू किया तो 8th 9th में पढ़ते थे। तो अभी सब लोग जो पढ़ते हैं उसकी नकल करते हैं। कभी कुछ कोई छोटी सी कहानी पढ़ ली उसकी नकल मारते हैं हम, कहीं कोई कविता पढ़ ली फिर उसकी तरह लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब समझ आई लेखन की, क्योंकि
लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था शुरू से, तो कॉमर्स से हाई स्कूल किया, लेकिन केवल लिटरेचर पढ़ना है इसलिए हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों लिटरेचर पढ़ने के लिए बीए किया कि बीए में ये मुझे सब पढ़ने को मिलेगा। ऑब्वियसली बीकॉम करती तो नहीं मिलता, तो लिटरेचर पढ़ा। और उस समय लीक से हट के, जैसे मैं कह रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर कोई एक साथ नहीं लेता था, तो वो क्लासेस दोनों एक साथ होती थी और बड़ी दिक्कत आती थी टीचर्स को कि हम कैसे पढ़ाएं तुम्हें, क्योंकि क्लास तो एक ही है। तो मेरे लिए अलग से एक क्लास लगती थी लास्ट में कि वो उस दिन आके उस लास्ट वाली क्लास में आके और वो पढ़ाते थे इंग्लिश वाले सर। स्ट्रॉन्ग पैशन था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। छोटे बच्चों से मैं बहुत अटैच रही, एंड विद गॉड्स ग्रेस, एवरीवन्स ब्लेसिंग्स, आई कुड रीच टू दिस लेवल। एंड मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी चीज़ हम करें उसमें इतना स्ट्रॉन्ग ड्राइव होना चाहिए कि आप उसको एक लेवल पे, एक सिचुएशन, एक उस पर पहुँचा पाए, मुकाम पर। एंड आई थिंक आई स्टिल सी कि वो चीज़ द न्यू जनरेशन इज़ लैकिंग। तो मैं ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ करें विथ फुल डिटर्मिनेशन, विथ फुल पैशन, बिकॉज हाफ वे कुछ भी नहीं होता है। Happy Women's Day to each and every woman here. I would like to end with a quote. Long back, when man ruled the earth and women made coffee, everything is changed. इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। अभी हमारे पास समय की बड़ी व्यस्तताएं हैं, इसी के चलते बस आप सभी से मैं शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में जानना चाहूँगी आपके जो जर्नी है उसके बारे में, जिस तरह से आपने अपने आप को स्थापित किया है। ओवर टू यू विशाखा जी, विशाखा श्रीवास्तव जी। थैंक यू मधुरमा जी। सभी को मेरा नमस्कार। जी मैं भी शॉर्ट में ही बोलना चाहूँगी, समझ रही हूँ समय सभी के लिए कम है। मैंने शुरुआत करी थी, शुरुआत में मैं भी बहुत भ्रमित थी, और हम जिस समय में शुरुआत करे थे उस समय डॉक्टर और इंजीनियर का ज़माना था, तो घर में बड़े भाई ने डॉक्टर बन चुके थे, तो मेरे और भी आशा की किरणें पूरी थी कि ये डॉक्टर तो बन ही जाएगी। तो थोड़ा सा मैंने चेंज लाने की कोशिश की और अपने आप को फैशन और फाइन आर्ट्स की ओर जोड़ा, और शुरू में मैंने पिताजी को, अपने डैडी को झूठ बोलते हुए अपना एडमिशन कराया, मम्मी को अपने कॉन्फिडेंस में रखा और एडमिशन कराया। और वही मेरे फादर जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये कहाँ जा रही है। मेरी शादी के दिन बहुत बड़े बड़े गेस्ट आए थे, मेरे फादर सीनियर IAS थे, तो बहुत बड़े बड़े गेस्ट आए थे और सबसे मेरा परिचय कराया था कि ये मेरी बिटिया है और ये पढ़ाती है फैशन डिज़ाइनिंग। तो बस यही एक चेंज मैं बताना चाहूँगी कि ये चेंज हमारा केवल अपना चेंज नहीं है, समाज का चेंज है और हम पूरी नारियों का चेंज है। थैंक यू वेरी मच। सीमा भारद्वाज दी स्वदेशी के लिए अग्रसर हैं और स्वदेशी के लिए ये बहुत कार्य करती हैं, और उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये कहती हैं मेरा नाम मत लिया करो। यहाँ पर उपस्थित सारी मातृशक्तियों को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि आज जो अनुभव आप सबसे मिल रहे हैं मुझे, वो मेरे लिए, मेरे को ऐसा लगता है कि हर दिन हमारे जीवन में एक अनुभव लेने का है, क्योंकि ज़िंदगी कहते हैं ना जीवनता का नाम है और सबसे सीखने को मिलता है। मुझे लगता है ये हर दिन एक पाठशाला होनी चाहिए। आज हमने इनसे सीखा, सब जितने भी अनुभव भी अपनी बात बता रहे हैं, मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं थोड़ी, पतिदेव मेरे थोड़े लेखक हैं, तो गुण भी मेरे अंदर आया है, और ऐसा नहीं है शादी के पहले से मैं लिखती थी। आज मैं बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, मैम के पतिदेव भी यहीं मौजूद हैं, श्री प्रमोद भारद्वाज जी, हरिभूमि के प्रधान संपादक। मैं मधुरिमा जी और हरिभूमि INS न्यूज़ चैनल सभी का बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने आज हमारे भोपाल की इतनी शानदार मातृशक्तियों से मिलन का अवसर इस मातृ दिवस पर रखा है। सभी के अंदर एक, कहते हैं ना, ब्रह्मांड ने एक बहुत अच्छी शक्ति दी है, और वो सृष्टि की जो रचना करने वाली वो मातृशक्ति के अंदर है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जैसे मैम अभी बता रहे हैं कि अगर हम 100% अपना देते हैं, और ये बात सही है, मेरे हस्बैंड की हर जगह पोस्टिंग होती, मैं इतनी पढ़ी लिखी रखा और उनको सशक्त करा, दिल्ली में पार्लर चलाए, उधर पार्लर चलाए, और एक निःशुल्क हमेशा समाज सेवा करती रही
कि जिस राज्य में जाती है उसके लिए लगता है इस भौगोलिक स्थिति में मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, तो मैं हर समय उनके लिए तत्पर रहती, उनके काम आती, उनकी प्रॉब्लम सुनती, और ऐसे उन्होंने मुझे ब्यूटी एक्सपर्ट बना दिया दिल्ली में, फिर चंडीगढ़ में, फिर जम्मू में, फिर कश्मीर में, मतलब हर राज्यों में मेरा कुछ न कुछ योगदान डिफरेंट रहा। मुझे लगा ये ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, क्योंकि अभी हम स्वदेशी जागरण मंच की, मैं मध्य भारत प्रांत की महिला कार्य सह प्रमुख हूँ, और मेरे पास 16 जिले हैं, और अभी हम 37 करोड़ युवाओं के लिए काम कर रहे हैं SB के तहत। और इसके तहत हम सारे स्कूल कॉलेज में वक्ता बन के जाते हैं और उनको बताते हैं, उनका मन परिवर्तन करते हैं कि स्किल जरूरी है। अगर आपके पास स्किल है तो जीवन में आप कभी खाली नहीं बैठेंगे, पढ़ाई भी करो और उसके पैरेलल कुछ सीखते रहो। तो इस तरह से बस ये वाली जर्नी मेरी चल रही है। आप सबका आशीर्वाद है, सहयोग, साथ में कुछ करते रहो, और हमेशा कहते हैं ना अपना 100% दो, तभी उसका आउटपुट कुछ निकलता है। तो आज ये सौभाग्य मेरा कि मैं आज सबके बीच में हूँ। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सरिता श्रीवास्तव मैम, 40 सालों से जो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, वीगन प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के जरिए वो ब्यूटी को इन्हेंस करने की बात करती हैं और वही प्रोडक्ट सबको लेने की सिफारिश करती हैं। सरिता जी, थोड़ा सा आप बताइए अपनी ब्यूटी जर्नी के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर लाइफ में मैंने अपने बहुत फील्ड चेंज किए हैं। मेडिकल की लिस्ट में सबसे टॉप पे नाम था। उस ज़माने में नंबर्स पे एडमिशन हुआ करते थे, टॉप पे नाम आया। घर में लोगों ने कहा, उस समय हमारे यहाँ 4-5 लोग मेडिकल में पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत प्रोफेशन अच्छा है लेकिन लाइफ कुछ नहीं होती, तो हमारी सलाह है कि ये मत करो और कुछ कर लेना। फादर ने समझाया कि सही कह रहे हैं ये लोग, रात रात भर पढ़ते हैं, उसके बाद भी इन्हें काम करना है। मुझे अफसोस कभी नहीं हुआ कि मैंने ये चीज़ क्यों छोड़ी, जो कि मुझे अच्छी लगती थी, करती थी। जो मुझे मिलता था मैं उसको एज ए चैलेंज स्वीकार करती थी और मैंने किया। ऐसे ही मैंने ब्यूटी क्षेत्र में भी आई। यहाँ हर महिला एक दूसरे को सिखाती भी है, पढ़ाती भी है। हम लोग भी एसोसिएशन के तो ट्रेनिंग देते हैं। इस रूप में सबको हम समर्थ बनाते हैं अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। नेक्स्ट अनीता आर्य जी, शॉर्ट एंड स्वीट में कोई संदेश आप देना चाहें आज महिला दिवस पर, महिला सशक्तिकरण के लिए। हरिभूमि की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब तक हमारी लैंगिक समानता नहीं आ जाती, पुरुष और महिला का जो मतभेद जो चल रहा है हमारे समाज में, जब तक वो समान नहीं हो जाता, वो मानसिकता नहीं आ जाती, तब तक हम ऐसे महिला सशक्तिकरण पे चर्चा करते रहेंगे और तब तक हम महिला दिवस मनाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं अनीता आर्या, दामिनी की आवाज़ सामाजिक संस्था है मेरी, और मैं बच्चियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करती आई हूँ विगत 10-15 साल से। और हम इसमें काउंसलिंग भी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, महिलाओं की, बच्चियों की। उनको प्रोत्साहन, मोटिवेशन देने के लिए है। और वैसे मातृ शक्ति तो एक दिन नहीं, हर दिन होता है। अगर कहते हैं कि आपने सुना होगा पुराना एक, यस्त्र नारे से पूजनते तत्र रमन्ते देवता, ये सच में एकदम सच है। क्योंकि बाकी तो बहुत लोगों ने कुछ कहा, पर ये हकीकत है। जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है, वहीं पर आपके पास धन, विद्या, सम्मान सब कुछ आता है। और ये हमारे आखिरी सेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस सेशन के जो गेस्ट हैं उनको एक बार मैं फिर इंट्रोड्यूस करा दूं। पूजा त्रिपाठी मैम है, आप डेंटिस्ट हैं। कुसुम माथुर मैम हैं जो DPS किड्स स्कूल होशंगाबाद रोड वहाँ से हैं। नैना जैन चंदानी मैम टैटू आर्टिस्ट हैं, काफ़ी मशहूर हैं। रक्षांसा जी हैं जो फैशन डिज़ाइनर हैं, और साथ में एकता मालविया जी हैं और अंतिशा दुबे। ये दोनों लोग जो हैं वो HIV के सेक्टर में काफ़ी काम कर रहे हैं। इन तमाम चेहरों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले पूजा मैम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मैम, एक्चुअली अगर हम देखें तो ब्यूटी विद ब्रेन की बात आती है, और आप तो ब्यूटी के ही सेक्टर में, क्योंकि दांत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं वो जैसे ही कोई मुस्कुराता है तो सारा राज खुल जाता है। किस तरह का हम देखें, मतलब इस पूरे सेक्टर में हम बात करें तो महिलाओं की तो बात होती है, बड़ा फोकस है। आजकल पुरुष कितना अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं इन सब तमाम चीज़ों को लेके, खासतौर पे कॉस्मेटिक्स और इन तमाम चीज़ों पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हरिभूमि मधुरिमा जी
और INH 24/7 जो हम सबके लिए यहाँ पे इतना अच्छा मंच प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। ब्यूटी विथ ब्रेन सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए भी है। और ये जो इंटरनेशनल विमेंस डे है वो हम सबके लिए एक मैसेज लेके आता है कि हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, सपनों की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो ऐसा ही हमारा ये इंटरनेशनल विमेंस डे है। और अगर मैं डेंटिस्ट्री की बात करूँ या कॉस्मेटोलॉजी की बात करूँ तो मेल्स के लिए भी उतनी ही हेल्थ और डेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। अगर दांत स्वस्थ होंगे तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होगा, चाहे फीमेल हो, मेल हो, बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों। बिकॉज ओरल कैविटी इज़ द मिरर ऑफ होल बॉडी। हमारे मुख में हमारा पूरा शरीर वास करता है। तो अगर हम अपने डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटिस्ट से संपर्क में रहते हैं और अपने दांतों का हर 6 महीने में दिखाकर उसका ख्याल रखवाते हैं तो हमारे दांत सुंदर बनते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। और अगर परेशानी की शुरुआत होती है तो वो भी इमीडिएटली रिलीव हो जाती है। तो उसी के साथ हमारी मुस्कुराहट भी सुंदर रहती है। और जैसे हम सब चाहते हैं कि हम जितने खूबसूरत दिखें, उसमें हमारी मुस्कुराहट हमारे लिए 4 चांद लगाती है। थैंक यू। ये टैटूज जब आप बना रहे हैं तो आजकल इस तरह के टैटूज आ रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कुछ इस तरह का डिजाइन हो रहा है क्या? आई थिंक आजकल वुमेन्स टैटू बनवा पा रही हैं, उससे ज़्यादा एम्पावरमेंट होगा क्या? पहले के टाइम में तो ये होता था कि परमिशन भी पेरेंट्स की लेनी पड़ती थी। मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ, सुपुरी सेंट्रल इंडिया की पहली फीमेल टैटू आर्टिस्ट हूँ। और मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी 2014 में। सो तब में और अब में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब आज मुझे जितना अप्रिसिएशन और प्यार मिलता है लोगों की तरफ से, उस समय पे मुझे उतनी हेट्रेड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली और ऐसी चीज़ें फेस करी है मैंने उस समय, नॉट इवन फ्रॉम अदर्स, खुद के घर वालों से ही, कि मेरे घर वालों ने मुझसे 4 साल तक बात नहीं की थी। तो इवेंचुअली सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही है, मुझे लगता है पहले से अब में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशंस हो गए हैं सारी चीज़ों को लेके। और हर फील्ड में लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, इसमें तो और भी अच्छी कर रही हैं। कुछ मेरी बहुत सारी फीमेल टैटू आर्टिस्ट जो मेरी स्टूडेंट्स रही हैं अब वो हर जगह जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे लगता है कि हर फील्ड, कोई भी फील्ड हो वो, चाहे वुमेंस हर फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती है। तो किसी भी फील्ड में आप प्लीज़ किसी को रोकिए मत। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मधुरिमा का, हरिभूमि का और INH 24/7 का, कि हम सबको आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग अपनी जर्नी के बारे में बता सकें। और मधुरिमा तो खैर हमारे साथ शुरू से ही जुड़ी हुई है। आपके सवाल पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं, उस तरीके से लेडीज़ फैशन डिज़ाइनिंग के उसमें भी बहुत आगे आ चुकी हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी जो होती है वो इनबॉर्न होती है और कहीं ना कहीं वो अपनी माँओं से ये इनहेरिट करके आती हैं। और मैं एज अ फैशन डिज़ाइनर अभी लास्ट वीक मैंने लास वेगास फैशन वीक और फिनिक्स फैशन वीक में अपना कलेक्शन प्रेजेंट किया है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि फ़ैशन डिज़ाइनर, एज अ फैशन डिज़ाइनर तो मेरी रिकॉग्निशन अलग है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर और भी महिलाओं के साथ परी बाज़ार बेगम्स ऑफ भोपाल आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। उसकी बहुत सारे चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप उससे बात कर रहे हैं, यदि मैंने कुछ हर्टिंग बात कर दी आपसे तो आप सोचेंगे अरे ये व्यक्ति मेरे लायक नहीं है, मैं गलत जगह हूँ। तो कोई भी पर्सन हमारे जो ICTC सेंटर पे काउंसलिंग के लिए आया है, सुविधा के लिए आया है, तो उसके साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रेपो ऐसा होना चाहिए कि वो हमसे खुश हो जाए कि मैं बहुत सही जगह आया हूँ, मेरे अंदर की जो प्रॉब्लम्स है मैं इनको ही बता सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो इस प्रोफेशन में मेन होती है। यदि मैं उस पर्सन को ये विश्वास दिलाऊंगी, आपकी बातें किसी को शेयर नहीं करेंगे हम, तो वो व्यक्ति हमसे अगेन एंड अगेन मिलता है। और ये फैक्ट है, क्योंकि जब हम फॉलोअप लोगों को बुलाते हैं टेस्टिंग के बाद, जैसे मैडम है हमारे साथ में, वो HIV का टेस्ट कर लगाते हैं जब, तो वो बहुत डेंजरस चीज़ है ये, लेकिन वो लोग हमसे इतना कंफर्ट और इतना खुश होकर जाते हैं कि अगेन एंड अगेन आते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि मैम ये। बट ऐसा नहीं है, यदि हम 2002 से हम बात करें VCTC की, तो हम उस समय से
चीज़ से जुड़े हुए हैं, इस विषय से जुड़े हुए हैं कि लोग HIV का नाम भी नहीं सुनते थे। मैं और बट अच्छी बात यह है कि अब हम खुलकर सामने आकर इस विषय पे बात करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। हम लोग तो बात कर लेते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा मतलब इनसिक्योर लगता है कि ये लोग क्यों आए हैं। और सबसे मेन चीज़ ये कि HIV का नाम सुन के अभी भी लोग डर जाते हैं कि HIV टेस्ट सीधा एड्स पे पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो मधुरिमा जी और INI चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर आज बोलने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, शिक्षा की यदि बात करें तो जैसा कि मैं स्लम्स एरिया में काम कर रही हूँ और जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ तो आज भी बच्चों का एनरोलमेंट होता है स्कूल में, लेकिन रेगुलर जाने वाले बच्चे आज भी बस्तियों में करीबन 40 से 50% ड्रॉप आउट होते हैं। तो यदि हम बात करें तो एक जो स्तर है कि मध्यम वर्गीय परिवार या उस उच्च स्तरीय परिवारों के बच्चों की बात तो अलग है, लेकिन यदि झुग्गी बस्ती के बच्चों की बात करें और ग्रामीण अंचल की बात करें तो आज भी शिक्षा में कहीं ना कहीं एक अवरोध है। सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, हम जैसे समाज सेवी संस्थाएं, हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है जिसे भरने की ज़रूरत है। क्योंकि भविष्य का निर्माण जो होता है वो शिक्षा के माध्यम से ही होता है, और मातृशक्ति तो बचपन से चलना सिखाती है और उसके आगे चल के जब पढ़ना सिखाते हैं तो ये जो बदलाव की दहलीज पे है, बार बार बात होती थी जब भी हम बात करते थे लिटरेसी की तो वो रेशियो भी काफ़ी अंतर आता था। पहले कितना मेकअप हुआ है वो, हम बात करें जेंडर वाइज काफ़ी अंतर था पहले, अब वो कितना बैलेंस हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में देखें हम तो। जी, और INI चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर आज बोलने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, शिक्षा की यदि बात करें तो जैसा कि मैं स्लम्स एरिया में काम कर रही हूँ और जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ तो आज भी बच्चों का एनरोलमेंट होता है स्कूल में, लेकिन रेगुलर जाने वाले बच्चे आज भी बस्तियों में करीबन 40 से 50% ड्रॉप आउट होते हैं। तो यदि हम बात करें तो एक जो स्तर है कि मध्यम वर्गीय परिवार या उस उच्च स्तरीय परिवारों के बच्चों की बात तो अलग है, लेकिन यदि झुग्गी बस्ती के बच्चों की बात करें और ग्रामीण अंचल की बात करें तो आज भी शिक्षा में कहीं ना कहीं एक अवरोध है। सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, हम जैसे समाज सेवी संस्थाएं, हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है जिसे भरने की ज़रूरत है। प्रशांत साहब, हम एक बार फिर आएंगे क्योंकि बेगम साहब भोपाल की बहुत बात होती है, वो हमने सुना है कि आप लोग तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी दौड़ाते रहते हो, डराते रहते हो हम लोगों को। ये इतना आप आगे निकले हो, इतना प्राइड फील कराते हो भोपाल को, ये जो ग्रुप बना है इस तरह के ग्रुप और बनने चाहिए मुझे लगता है, या आप ही लोगों से लोगों को जुड़ना चाहिए। जिस तरह से आगे बढ़ो और इस जगह पे आप पहुँच गए और जिस मुकाम पे आप लोग पहुँचे, ये जर्नी कैसी रही और कैसे ये आइडिया आया आपको? एक्चुअली एक शेर के साथ मैं ये बात कहूँगी कि वक्त की पाबंदी है, रात तो कट जाएगी, दियों का सफ़र देखना कितना लंबा है। सब अपने अपने दियों में सब लोग घी तेल सब डाल देते हैं, लेकिन उसको लेके कितना लंबा जाना है ये डिपेंड करता है इस बात पे। तो बेगम्स ऑफ भोपाल जो है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ का इकोसिस्टम रहा है। उस वक्त बेगमात रूलर्स थी, उसके बाद बहुत से नाम जुड़े, उसमें निर्मला बुद्ध जी का नाम जुड़ा, नजमा हिप्तुल्ला जी का नाम जुड़ा, सलमा सुल्तान जी का नाम जुड़ा और शायद भविष्य में हम लोगों का नाम भी जुड़ेगा। तो ये एक बहुत ही 150 साल पुराना सफ़र है और हम इस बात का फ़ख्र है हमें इस बात का कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात भोपाल में आज से 150 साल पहले से हो रही है, आज पूरे दुनिया में हो रही है। तो हम लोग तो शुरू से ही बहुत सशक्त हैं, जितनी भी भोपाली औरतें हैं। अब रही गाड़ियाँ दौड़ाने, और वो तो हम सिर्फ बिकॉज वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स हेरिटेज कल्चर, तो एक परंपरा रही है जीपें चलाने की बेगमात की, तो वो हम हेरिटेज कार रैली के रूप में जो कुछ भी हमारे भोपाल को डेडिकेटेड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं वो हम बेगम्स ऑफ भोपाल और परी बाज़ार में आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो जीप दौड़ाना, गाड़ी दौड़ाना हो, या फिर महिलाओं को आगे बढ़ाना हो, या फिर हमारी जो चार बैत या कव्वाली या सूफियाना, लेकिन जो भी हमारे भोपाल की परंपराएं हैं उसको हम अपने क्लब के थ्रू आगे बढ़ाते हैं और इसी वजह से हम लोगों के दिलों पे राज करते हैं। दिलों पे निश्चित रूप से आप राज करते हैं, कई मायनों में आप राज करते हैं। जितना अगर हम देखें जिस तरह की तस्वीर सामने आई है भोपाल की, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बताती है कि उस जमाने में भी आपने जैसा बताया कि बेगम्स गाड़ियाँ चलाती थी और दो बाकी की चीजें हैं, वो सिर्फ सिंबोलिज्म नहीं है, बाकी हकीकत भी है। हालांकि जैसा आपने शुरुआत में कहा वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी हमारे साथ भी है। नारी शक्ति है, सम्मान है, गौरव है, अभिमान है, नारी नहीं तो रचा विधान है। इसलिए हम सबका नतमस्तक आप सबको प्रणाम है। इस कार्यक्रम में हम यही विराम देने जा रहे हैं।